नरेश बाबू रात के घने अंधेरे में साइकिल पर एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी साइकिल रास्ते के हर गड्ढे पर उछलती तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी वजह से नरेश बाबू बिल्कुल सहमे हुए थे। आगे पीछे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। यही अच्छा होता कि दिन में आ जाता। आस पास से आने वाली भयानक आवाजें उनका दिल दहलाने के लिए काफी थी। फिर भी वो डर पर काबू पाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही नरेश बाबू ने साइकिल रोक दी। उन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था सिवाय सन्नाटे के। उन्होंने चैन की सांस ली। चारों तरफ देखने के बाद वो दोबारा से आगे बढ़ने लगे। हे शिवजी, क्या हो रहा है ये? किसकी आवाज है ये? वो रुके बिना तेजी से साइकिल चलाने लगे ताकि उस अजीब से रास्ते से निकल सकें, मगर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनकी साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ है। मगर इससे पहले कि वो रुकते या पीछे देखते, अचानक उनकी आंखों के सामने उस औरत की सफेद साड़ी का पल्लू आ गया, जिसकी वजह से वो सामने वाला गड्ढा देख नहीं पाए और नरेश बाबू एक सरकारी बैंक के पूर्व कर्मचारी, जो अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आराम की जिंदगी बिता रहे थे। कई सालों की लंबी नौकरी करने के बाद अब जाकर उन्हें जिम्मेदारियां और दबाव से राहत मिली थी। वो अपने घर के हॉल में बैठे कुछ एल्बम देख रहे थे। एल्बम में अपने और अपने बचपन के दोस्त रतन की एक फोटो देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। काफी समय हो गया है इससे मिले। ये फोटो देखते ही उससे मिलने का दिल चाह रहा है। रतन भी उनके साथ ही रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद कसौली कस्बे में पहाड़ों में बस गए थे। नरेश बाबू ने फोन उठाया और सामने से रतन की आवाज आई, जिसे सुनते ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मेरे दोस्त रतन, 100 साल लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। ऐसी बात है क्या? आज मुझे भी तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी सुबह से। पता नहीं क्यों, तो सोचा तुमसे बात कर लूं। सिर्फ बात करने से मन नहीं भरेगा। मैं तो तुमसे मिलना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। दोस्त, बात तो मुझे भी करनी है, लेकिन तबीयत आजकल ऐसी खराब रहती है कि मिलने नहीं आ सकता मैं। तुम नहीं आ सकते तो क्या हुआ? मैं तो आ सकता हूँ ना कसौली। 2 दिन बाद आ रहा हूँ, फिर मिलकर बातें करेंगे ढेर सारी। इससे ज्यादा खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन रतन बाबू को अचानक जैसे कुछ याद आया। उनकी आवाज में चिंता भरी हुई थी। लेकिन क्या कोई परेशानी की बात है? नरेश, यहाँ आने का रास्ता खतरनाक है, खासकर वो नदी का पुल जो कसौली से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कोशिश करना दिन में ही पहुंचना। ऐसा क्या है वहां? ये मैं नहीं बता सकता अभी, बस रात में मत आना। ठीक है, जैसा तुम कहो, पर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ।
2 दिन बाद मिलते हैं। नरेश बाबू बस में बैठे थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी, ये सोचकर कि वो आखिर अपने दोस्त से मिलने वाले हैं। ये सोचते हुए कब बस में सो गए पता ही नहीं चला। ब्रेक की आवाज सुनकर नरेश बाबू की आंखें खुली। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। अंधेरा घना हो चुका था और बस एक छोटे बाजार के पास रुकी थी। समय देखने पर पता चला कि रात के 11 बज चुके थे। नरेश बाबू ने बस में देखा, उनके अलावा 7-8 पैसेंजर्स ही थे। फिर उन्होंने कंडक्टर को देखा जो उनके आगे वाली सीट पर बैठा था। भाई, कसौली और कितनी दूर है? कसौली जाने के लिए आपको यहीं उतरना होगा। बस सीधे कसौली नहीं जाती। 8 किलोमीटर दूर है कसौली यहाँ से। अरे, तो मैं 8 किलोमीटर कैसे चलूंगा? देखिए कोई लिफ्ट दे दे तो। नरेश बाबू के पास और कोई चारा नहीं था, तो वो उतर गए और बस आगे बढ़ गई। उन्होंने आसपास देखा, बाजार भी पूरा बंद हो चुका था, लेकिन एक टिमटिमाती लालटेन ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने देखा सिर्फ एक चाय का ठेला खुला था। वो फौरन उस ठेले में गए जहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो मुसाफिर? मुझे कसौली जाना है, मेरा दोस्त रहता है वहां। नरेश बाबू ने उस बूढ़े आदमी को पूरी बात बताई, जिसे सुन के बूढ़े आदमी के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। इतनी रात पुल से होकर जाना मजाक नहीं है। मत जाओ, सुबह चले जाना। नहीं, मुझे जाना ही है। आप कुछ मदद कर सकते हैं? ठीक है, तो फिर मेरी साइकिल ले जाओ, लेकिन याद रखना कोई भी हरकत हो आगे रास्ते में तो उस पर ध्यान मत देना, और पुल के पास पहुंचने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। नरेश बाबू इसका कारण जानना चाहते थे, लेकिन फिर वो ठेले वाले की पुरानी साइकिल लेकर वहां से निकल पड़े। नरेश बाबू अंधेरे रास्ते पे साइकिल चलाते गए। घना अंधेरा और उबड़ खाबड़ रास्ता, ऊपर से हल्की हल्की बारिश, पेड़ों की टहनियों की आवाज, सन्नाटे के बीच साइकिल की अजीब सी आवाज उस वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। नरेश बाबू चले जा रहे थे कि तभी रास्ते के गड्ढे में साइकिल का पिछला पहिया घुस गया। कितना डरावना रास्ता है, हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा है। ऊपर से घाटियां कितनी वीरान नजर आती हैं, और ये रास्ता तो जैसे गड्ढों में समा गया है। काफी देर तक वे उस रास्ते में जा रहे थे, लेकिन रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसपास से आती अजीब अजीब आवाजें हाथ पैर जाम करने के लिए काफी थीं। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, और जैसा ही उन्हें यह महसूस हुआ, वे फौरन रुक गए, पीछे मुड़े, लेकिन बिल्कुल रास्ता खाली था। अपना वहम समझकर नरेश बाबू ने सामने देखा, और तभी सामने अचानक धुंध छाने लगी। अकेले आकर कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? उनका गला डर के मारे सूखने लगा था।
सब कुछ नजरअंदाज करके उन्होंने साइकिल चलानी शुरू की। हर हर महादेव, ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यही अच्छा होता कि दिन में आ जाता। नरेश बाबू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था इन आवाजों को सुनकर। फिर भी वो अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही नरेश बाबू ने फिर साइकिल रोक दी। उन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था सिवाय सन्नाटे के। उन्होंने गहरी सांस ली कि तभी किसी लड़की की गुनगुनाने की आवाज आई। हे शिवजी, क्या हो रहा है ये? किसकी आवाज है ये? इस बार वो रुके बिना तेजी से साइकिल चलाने लगे। वो बस उस अजीब से रास्ते से जल्दी निकलना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनकी साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ है। उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनकी कमर को पीछे से जकड़ा हुआ है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी तरफ देख सकें। पीछे सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा ढका हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ करते भी, अचानक सामने एक मोड़ आया और टर्न लेते समय अचानक उनकी आंखों के सामने उस औरत की साड़ी का पल्लू आ गया, जिसकी वजह से वो सामने आने वाला वो गड्ढा भी नहीं देख पाए। नरेश बाबू की साइकिल उस गड्ढे में जा गिरी। उनके घुटने और कोहनी में बहुत चोट लग गई। जैसे तैसे वो साइकिल को उठाते हुए खड़े हुए और उन्होंने इधर उधर देखा। रतन की बात मान लेनी चाहिए थी। ये रास्ता सच में खतरनाक है। फिर जैसे ही उन्होंने साइकिल में बैठने की कोशिश की, वैसे ही उनकी नजर सामने थोड़ी दूर पर खड़ी एक औरत पर गई। वो औरत बहुत ही भयानक नजर आ रही थी और नरेश बाबू को ही देख रही थी। कौन हो तुम? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत रोने लगी। भाई साहब, मदद कीजिए। कैसी मदद? यहाँ पास में जो पुल है, वहाँ पर मेरा और मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया। अब वो वहाँ पर जख्मी पड़ा है। इतनी दूर से भागते हुए यहाँ तक मदद के लिए पहुँची हूँ। नरेश बाबू को उसकी हालत देखकर दया आ गई। घबराए नहीं, चलिए साइकिल में बैठिए पीछे, जल्दी चलना होगा उनके पास। नरेश बाबू ने उसे साइकिल पर बिठा लिया और वो तेजी से पुल की तरफ जाने लगे। वो लोग पुल के पास पहुंच गए। नदी की गर्जना भी अब साफ सुनाई दे रही थी। नदी पर टूटा फूटा पुल था और नीचे उफनती नदी थी। पुल के बीचों बीच एक आदमी पड़ा हुआ था, जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। नरेश बाबू ने उस आदमी के पास साइकिल रोकी और उस आदमी की हालत देख उसका दिल दहल गया। उस आदमी का सिर फट गया था और वो पेट के बल पड़ा हुआ था। नरेश झुककर उसे उठाने की कोशिश करते हुए, हमें इन्हें जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आदमी को उठाने की कोशिश की, वो आदमी तुरंत करवट लेकर जोर जोर से हंसने लगा।
और उसके साथ वो औरत भी। नरेश बाबू डर के मारे सड़क पर गिर पड़े। उनकी आंखें फटी की फटी थी और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। रात के अंधेरे में मुसाफिर कभी कभी ही दिखते हैं यहाँ। इतने समय के बाद जिंदा इंसान कब्जे में आया है। नरेश बाबू की रूह कांप गई ये सब सुनकर। क्या मतलब है तुम्हारा? उस औरत और आदमी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनके चेहरे बदलने लगे। दोनों का चेहरा सड़ने लगा और नरेश डर के मारे पीछे हटने लगा। वो औरत और आदमी भयानक तरीके से चीखे। खून चाहिए हमें, खून। नरेश बाबू का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाता। इतना डर लग रहा था उन्हें। वो फौरन खड़े हुए और भागने लगे, लेकिन तभी वो पुल हिलने लगा और वो दोबारा गिर पड़े। उनकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन हार माने बिना वो वापस उठे और वहां से भागने लगे। वो औरत और आदमी डरावनी मुस्कान के साथ नरेश बाबू का पीछा कर रहे थे। नरेश बाबू शिव जी का नाम लेते हुए जैसे तैसे पुल से नीचे उतर गए, लेकिन तभी उस आदमी की आवाज सुनाई दी। रुक जा, तू अब कभी घर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन नरेश बाबू रुके नहीं, बल्कि और तेजी से भागने लगे। मगर वो उल्टी दिशा में भाग रहे थे। उन्हें लगातार लग रहा था कि वो दोनों प्रेतात्मा उनके पीछे आ रहे हैं और डर के मारे उनकी हालत हर पल खराब होती जा रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोई है? मदद करो! अरे कोई है? मदद करो! कोई है यहाँ पर? मदद करो! तभी उन्हें एक आवाज आई। सुनते ही नरेश बाबू के मन में एक आस जग गई। वे और तेजी से आगे भागे और उसी समय उन्हें सामने से एक बाइक वाला आता हुआ नजर आया। उस लड़के को आते देख नरेश बाबू खुश हो गए और मदद के लिए हाथ हिलाते हुए भागने लगे। रुको, मेरी मदद करो! उस लड़के ने नरेश बाबू को भागते हुए देखा और हैरान हो गया। क्या हुआ काका, ऐसे क्यों भाग रहे हैं आप? बेटा 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 मुझे बचा लो। वो दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। कौन दोनों? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। नरेश बाबू ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों आत्माएं वहां नहीं थी। पर वो दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। तुम्हें यकीन नहीं होगा शायद, लेकिन वो भूत थे। भूत? अगर ऐसा है तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। चलिए जल्दी बाइक में बैठिए। नरेश बाबू बिना वक्त गवाए बाइक में बैठ गए और उस लड़के ने बाइक वापस उल्टी तरफ मोड़ ली। तुम्हें मैं पागल तो नहीं लग रहा ना? मैं सच कह रहा हूँ। वो दोनों सच में भूत थे। मैं जानता हूँ आप सच बोल रहे हैं। 3 साल पहले वही पुल पर बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। अब उनकी आत्माएं ही यहाँ भटकती हैं। तुमने कभी देखा है किसी भूत को? देखा है ना, अगर आप चाहो तो आपको दिखा भी सकता हूँ। क्या? तभी लड़के की आंखों का रंग बदलने लगा और चेहरे पर दरारें पड़ने लगी। नरेश बाबू उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए
कि तभी उस लड़के ने बाइक चलाते हुए ही अपनी मुंडी उनकी तरफ मोड़ दी। नरेश बाबू ने जब उसका ये भयानक रूप देखा तो उनके गले से भयानक चीख निकल पड़ी। वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा और इसके बाद नरेश बाबू कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो लड़का उन्हें लेकर अंधेरे में न जाने कहां गायब हो गया। अंत में नरेश बाबू की चीख जो उस इलाके में गूंजने लगी।